हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो देखो, ये जो रदरफोर्ड था ना, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसमें उसने क्या किया था कि उसने एक लेड का बॉक्स लिया, ठीक है। उसके अंदर उसने रखा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो बहुत सारी एमिशंस बाहर निकालता है, जिसमें हो सकता है अल्फा रेज हो, बीटा रेज हो या गामा रेज हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्फा रेज के बारे में, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज रेज के बारे में। कुछ दूरी पे उसके सामने ही उसने क्या रखा, गोल्ड की बहुत ही पतली सी लेयर रखी, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या बनाया, उसने बनाया जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट कोटिंग, ठीक है। अब फ्लोरोसेंट कोटिंग का क्या मतलब हुआ कि अगर इसके ऊपर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो फिर ये ग्लो करना शुरू कर देगी। तो देखो, यहाँ पे छेद था, ठीक है। यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स निकले वो किसके ऊपर गिर रहे थे, वो गिर रहे थे जो गोल्ड की बहुत ही पतली लेयर थी उसके ऊपर गिर रहे थे। तो उसने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, उसने देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल होंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि ये जो अल्फा पार्टिकल है इनके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो अल्फा रेज यहाँ से निकल रहे थे वो ऑलमोस्ट सीधे ही निकल गए। तो इससे उसने क्या कंक्लूड किया है, क्या रिजल्ट निकाला, उसने बोला कि जो एटम होता है उसकी ज़्यादातर स्पेस होती है खाली। खाली क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे निकल गए थे, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स रखे हों, यहाँ पे कुछ रेज आ रही है, वो अगर यहाँ से सीधी की सीधी इस तरीके के निकल गई, ठीक है, बिना डिफ्लेक्ट हुए निकली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्पेस कैसी होगी, खाली ही होगी यहाँ पे। तो उसने क्या बोला कि एटम की ज़्यादातर स्पेस क्या होती है, खाली होती है। फिर उसके बाद उसने देखा कि कुछ कुछ एंगल पे डिफ्लेक्शन भी हुई और बहुत ही कम रेज हैं जिन पे डिफ्लेक्शन हुई है। तो वो डिफ्लेक्शन क्यों हुई होगी कि यहाँ से आ रही है अल्फा रेस, ठीक है, ये टकराई किसी पार्टिकल के साथ और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो गई, थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्शन हो गई, राइट। तो ये किसके साथ यहाँ पे टकरा रही है, अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज रेज है तो ये किसके साथ यहाँ पे टकरा रही होंगी, ये टकरा रही होंगी किसी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ के साथ, राइट। तो दूसरा इसने कंक्लूजन क्या निकाला कि यहाँ पे ये जो एटम है उसमें कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और तीसरा कंक्लूजन उसने क्या निकाला, उसने क्या देखा कि बहुत सारी रेज में से ना एक रेज ऐसी थी जो कि डिफ्लेक्ट कर रही थी 180 डिग्री के एंगल पे, यानी कि इस तरीके से आई, ठीक है, और वापस इसी एंगल पे ही मुड़ गई। पहले ऐसे आ रही थी फिर दोबारा इसी एंगल पे वो मुड़ गई थी। तो ये जो 180 डिग्री की डिफ्लेक्शन हुई है वो किस वजह से हुई होगी, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से हुई होगी। अब पॉजिटिव चार्ज है इन रेस का, तो अब पॉजिटिव किससे रिपेल होगा, वो पॉजिटिव चार्ज से ही रिपेल होगा। यानी कि हमारे एटम ने कोई स्पेस, कोई जगह ऐसी है बिल्कुल सेंटर में जिस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उसने यही बोला कि सेंटर पे बहुत छोटी सी स्पेस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसने क्या बोला, हिस्सा वो न्यूक्लियस। तो उसने क्या बोला कि जैसे अज्यूम करो कि यहाँ पे है न्यूक्लियस, जैसे मान लो मेरे हाथ में एक क्रिकेट की बॉल है, ठीक है, तो वो हो गया न्यूक्लियस। अब इसके अराउंड तुम 5 किलोमीटर का रेडियस बना दो, ठीक है, बहुत बड़ा होता है 5 किलोमीटर का रेडियस। अब इसके अराउंड अगर तुम यहाँ पे सर्कल बनाओगे तो ये सर्कल तुम्हारा हो गया एटम, और इसके अंदर जो छोटी सी क्रिकेट की बॉल मेरे हाथ में थी वो क्या हो गई, वो हो गई यहाँ पे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता है बहुत ज़्यादा छोटा। तो ये जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, उससे एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल्स उनको ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, और उसको स्कैटर करवाया गया था गोल्ड की थिन फॉइल से। तो रदरफोर्ड के एक्सप्लेनेशन में 1911 में उसने क्या बोला था कि जो स्कैटरिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, एक हार्ड डेंस कोर की वजह से हो रही है, जो कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन, यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज। अब देखो, जब भी ना हम मैटर के बारे में बात करते हैं, मैटर क्या होता है, मैटर होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस
एंड हैव मास। ठीक है, क्या बोला हमने, कोई भी चीज़ जो कि स्पेस एक्वायर कर रही है या जिसके पास मास होता है उसको हम बोल देते हैं मैटर। अब जैसे कि मान लो मेरे पास ये जो पेन है, ठीक है, तो ये पेन क्या कर रही है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें मास भी है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया मैटर। ठीक है, तो जो मैटर है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं बहुत सारी स्टेट्स के अंदर। ज़्यादातर तो हम देखो क्या क्या बात करते हैं, एक तो होता है सॉलिड, ठीक है, एक स्टेट होती है गैस की, एक स्टेट होती है लिक्विड की, एक स्टेट होती है प्लाज्मा की, और एक स्टेट होती है बॉस कंडेंसेट की, या जिसको हम और क्या बोल देते हैं, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोल देते हैं। तो ये जो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो क्या है, वो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है कि एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। ठीक है, जब भी हम एलिमेंट्स को देखते हैं तो देखो एक नंबर ऊपर लिखा होता है, एक नंबर नीचे लिखा होता है। तो ये जो नीचे लिखा गया नंबर है वो क्या डिनोट कर रहा होता है, वो डिनोट कर रहा होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाले नंबर के बारे में बात करूँ तो ये क्या डिनोट कर रहा होगा, ये डिनोट करता है एटॉमिक मास, और ये जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। यानी कि जब भी हम एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट तो क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब ध्यान दो, अपने पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो आइसोटोप्स और एक होती है टर्म आइसोबार्स। तो जब हम बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में तब हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, ठीक है, लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो, उसको हम आइसोटोप बोल देते हैं। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूँ, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन या जिसको हम प्रोटियम बोल देते हैं, ड्यूटीरियम होता है और एक होता है ट्रीटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे सबका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 1 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मास नंबर की तो इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3। ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटीरियम और ये क्या है, ट्रीटियम है। वहीं पे जब हम आइसोबार्स के बारे में बात करते हैं तो आइसोबार बिल्कुल ऑपोजिट होगा आइसोटोप के। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे होंगे, यहाँ पे हम बोल रहे होंगे कि इनका जो मास नंबर है वो तो होगा सेम, लेकिन जब हम इसके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मैं पोटेशियम के बारे में बात करूँ, या फिर मैं कैल्शियम के बारे में बात करूँ, या फिर मैं आर्गन के बारे में बात करूँ, अब ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स है, यानी कि इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे इनका मास देखोगे तो सबका मास क्या होगा, 40-40 होगा। यानी कि ये सारे के सारी जो स्पीशीज़ है, ये कौन सी स्पीशीज़ है, आइसोबार्स है। यहाँ पे क्या लिखा है कि आइसोबार्स जो है उसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, नहीं, आइसोबार्स में सेम क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत होगी, यानी कि यही होगा हमारा आंसर। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हमने अभी बोला तो कि जो मास नंबर है, अब देखो क्योंकि जब भी हम किसी एटम के बारे में बात करते हैं तो उसका मास कहाँ पे लोकेटेड होता है, उसके न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। तो एक एटम का मास किसके बराबर होगा, जो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट पार्टिकल्स होंगे उनके बराबर होगा, यानी कि प्रोटॉन के बराबर होगा एंड न्यूट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर मैं फोर्थ के बारे में बात करूं तो वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, तो ये भी ठीक है। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे मान लो मेरे पास क्लोरीन है,
क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन देगा ताकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही बोलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, गलत स्टेटमेंट की अपनी बी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब देखो यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की है? इवेपोरेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो इवेपोरेशन होता क्या है? तो देखो इवेपोरेशन होता है एक सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का क्या मतलब है? जैसे मान लो एक बीकर लिया मैंने, इस बीकर के अंदर मैंने डाल दिया पानी, तो ये जो पानी के पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ सरफेस में भी प्रेजेंट होंगे और पानी के जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ नीचे भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाले जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होते हैं ना वो होते हैं लेस स्टेबल पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर फोर्स इक्वल नहीं लग रही होती। लेकिन ये जो नीचे वाले पार्टिकल्स होते हैं ये कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं, तो कोई भी अपनी स्टेबिलिटी छोड़ के तो जाएगा नहीं, राइट। तो ये जो लेस स्टेबल पार्टिकल्स हैं वो ये छोड़ के मतलब कि अपनी स्टेट छोड़ के वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो इवेपोरेशन का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? वैसे तो इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड से जब कोई चीज़ गैस में चेंज होती है तो उस कन्वर्जन को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ये जो इवेपोरेशन होता है वो 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक तो हो गया देखो भाई सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कैसे? जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ कपड़े सुखाने की, तो जो हम कपड़े गीले गीले डाल देते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वहाँ पे जो पानी होता है यानी कि जो लिक्विड होता है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, राइट। तो हम देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो कपड़े हम डालते हैं उसको पूरा खोल खोल के डालते हैं, राइट, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाएंगे। मान लो तुम्हारे रूम पे पानी गिर गया, ठीक है, तो अगर वो वैसा ही पड़ा रहेगा तो सूखने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुमने वाइपर से उसको पूरा फैला दिया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, ज़्यादा पार्टिकल सरफेस में आ जाएंगे और वो इवेपोरेट कर जाएंगे। यानी कि जो सरफेस एरिया है और जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। ये होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। दूसरा होता है यहाँ पे फैक्टर टेम्परेचर। अब देखो तुमने देखा होगा कि जो कपड़े होते हैं वो गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन ठंड में उन्हीं कपड़ों को सूखने के लिए 2-3 दिन लग जाते हैं। तो यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। यानी कि ये भी क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तीसरा जो यहाँ पे फैक्टर हमें देखने को मिलता है वो होता है विंड स्पीड। अब इसको इस एग्जांपल से समझो कि जैसे मान लो तुम्हारे घर पे 2 रूम है, दोनों रूम में पोछा लगाया, ठीक है। अब पहले रूम में पंखा चला दिया, ठीक है, फुल स्पीड पे चला दिया, और दूसरे रूम में कोई पंखा वंखा नहीं चलाया, तो कौन सा पानी जल्दी सूखेगा? जहाँ पे पंखा ऑन है ना, जहाँ पे फ़ैन की स्पीड ज़्यादा है वो जल्दी सूखेगा। यानी कि विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और 4 जो फैक्टर यहाँ पे आता है वो आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है उमस, या फिर हम बोल देते हैं कि कितना पानी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो पानी हमेशा कैसे फ्लो करता है? हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में। मान लो तुम पसीने पसीने हो रखे हो लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्या पानी वहाँ पे जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा, राइट। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा? नहीं, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखो ये 4 फैक्टर्स तो याद रखने हैं। अब एक बार यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में। पहला है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा है सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, ये भी ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मास, तो क्या मास के ज़्यादा होने से या कम होने से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कोई भी फ़र्क, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा सरफेस एरिया ही देखेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ह्यूमिडिटी तो हमने ये देखा कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम। तो इवेपोरेशन जो है किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज भी, देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखो, इवेपोरेशन। एक बार दोबारा लिखो, पहला फैक्टर जिसके ऊपर ये इफेक्ट करता है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन हो जाएगा ज़्यादा। अगर विंड स्पीड ज़्यादा हुई तब भी हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फोर्थ हमने बोला था ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी में हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किससे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, यानी कि ये तो ठीक ऑप्शन हो गया। दूसरे ऑप्शंस भी देखो, इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी के बढ़ने से तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है, यानी कि ये नहीं है अपना आंसर। डिक्रीज इन विंड स्पीड, अब विंड स्पीड के कम होने से तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं है। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के कम होने से जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, atomic number of an element is more fundamental property than its atomic mass. Who among the following scientists has made the above statement? अब देखो, जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं ना, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गए थे। जैसे सबसे पहले शुरुआत की थी डोबनियर ट्रायड आया था, 3 के ग्रुप बनाए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। दूसरा आया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो उसने भी किसके हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी, एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है। देन उसके बाद मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आया, उसने भी किसके हिसाब से किया था, एटॉमिक मास, यानी कि जितने भी साइंटिस्ट थे वो पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे थे, एटॉमिक मास को बेस लेकर बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आया हमारा अभी वाला जो पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो ये किस हिसाब से बनाया गया है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाया गया है। तो किसने ये बोला कि जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट की वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास, वो था हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले ने ही ये जो हमारा अभी का पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था हेनरी मोज़ले ने। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, people prefer to wear cotton clothes in summer season due to the fact that cotton clothes are, अब देखो गर्मियाँ हैं, गर्मियों पे लोग कौन से कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ना हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और ये स्वेटिंग होना भी हमारे बॉडी का ही मैकेनिज़्म होता है ताकि वो हमारी बॉडी को कूल रख सके। तो देखो होता क्या है कि गर्मियों के टाइम पे क्या हो रही है, ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो ये जो अपना कॉटन का कपड़ा होता है ना, ये बहुत अच्छा पानी को एब्जॉर्ब करने वाला होता है, यानी कि गुड एब्जॉर्बर होता है पानी का। तो ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा, इसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लेके आएगा, इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस करवाएगा, और जब वो इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस करवाएगा तो क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन के लिए क्या होगा कि वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसके बाद क्या कर लेगा, उड़ जाएगा। तो ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ से करेगा, तुम्हारी बॉडी से तो करेगा, और जब बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो तुम्हारी बॉडी कैसी हो जाएगी, ठंडी ठंडी हो जाएगी। जैसे जब तुम खेल कूद के घर पे आते हो, तो अगर तुम पंखे के नीचे खड़े हो जाओ, ठीक है, या फिर एसी के सामने खड़े हो जाओ, तो ज़्यादा ठंडा ठंडा लगता है ना। वो क्यों लगता है, क्योंकि तब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। हमने बोला था ना, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से या विंड स्पीड के बढ़ने से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो वो हीट कहाँ से ले रहा है, वो तुम्हारी बॉडी ही से तो हीट ले रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है।
तो बेसिकली गर्मियों में कॉटन कपड़े पहनने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो कॉटन के कपड़े होते हैं दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्डेड टू ओजोन इज नॉट करेक्ट। अब ओजोन कौन सी लेयर होती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ये हमें यूवी रेस से, इंफ्रारेड रेस से बचा रही होती है, ठीक है। तो अब देखो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है वो बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ओजोन इज फाउंड मोस्टली एट 15 to 55 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर होती है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, 15 to 55 किलोमीटर में होती है एटमॉस्फेयर में, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ओजोन इज प्रोड्यूस्ड बाय गैसियस केमिकल रिएक्शन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है कि जो ओजोन है, यानी कि जो O3 है, वो कैसे बनती है, केमिकल रिएक्शन से बनती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखो, 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब यहाँ पे हो गई है गड़बड़ी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16 नवंबर, लेकिन जो ओजोन डे है, मतलब कि इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, वो कब बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। 16 नवंबर को नहीं, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन देखो, ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन विच देयर ऑक्सीजन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। तो बिल्कुल ठीक है। देखो ये जो ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, 2 ओजोन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो ओजोन है वो किससे बनती है, वो ऑक्सीजन से बनती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो है सी ऑप्शन। तुम्हारा आंसर भी क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज लिटिल बॉय। अब देखो ये जो लिटिल बॉय है ना, ये किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है फ्यूजन बॉम्ब जो कि हिरोशिमा के ऊपर गिरा था। अब देखो 2 तरीके के बॉम्ब होते हैं, एक तो फ्यूजन बॉम्ब होता है और एक होता है फ्यूजन बॉम्ब। जब भी हम फ्यूजन बॉम्ब के बारे में बात करते हैं तो फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत ही हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है। जब वो टूटेगा तो ऑब्वियसली एनर्जी लगेगी, एनर्जी रिलीज होगी उस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो एटॉमिक बॉम्ब जो था वो हिरोशिमा के ऊपर गिरा था, ठीक है। और अगर मैं फ्यूजन और फ्यूजन बॉम्ब के बारे, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यहाँ पे जो 2 लाइट वेट के एटम्स होते हैं, लाइट वेट के न्यूक्लियस होते हैं ना, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं जिससे वो हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, और इस दौरान भी काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है। अगर मैं बात करूँ फ्यूजन बॉम्ब और फ्यूजन बॉम्ब के बारे में, तो जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो फ्यूजन बॉम्ब में होती है। हाइड्रोजन बॉम्ब का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है फ्यूजन बॉम्ब। लेकिन जब हम लिटिल बॉय के बारे में बात करते हैं तो लिटिल बॉय क्या है, एक फ्यूजन बॉम्ब है जो कि हिरोशिमा के ऊपर गिरा था, ठीक है। अब देखो ये जो फ्यूजन बॉम्ब है ये एक न्यूक्लियर वेपन है जिसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन यानी टूटना। तो देखो स्प्लिटिंग द न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एलिमेंट, जैसे कि किस किस के हैवी न्यूक्लियर, जैसे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। फ्यूजन क्या होता है कि फ्यूजन का जो एक्सप्लोजन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू फ्यूजन एक्सप्लोजन, क्योंकि फ्यूजन बॉम्ब जो है वो हाइड्रोजन बॉम्ब को बोला जाता है। और इस बॉम्ब के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं लाइट केमिकल एलिमेंट्स के, वो कंबाइन करते हैं और बहुत सारी एनर्जी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which one of the following Indian institutes was approved by the Drugs Controller General of India for conducting human trials of the Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine candidate? तो कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट को अप्रूव किया था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, ताकि वो ह्यूमन ट्रायल्स कर सके कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए? तो वो था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो एम्स है उसकी तुम्हें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। एम्स क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। फोर्थ ऑप्शन में जैसे लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी जिससे हम किसी भी डिजीज़ को स्प्रेड करने से रोक सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू अल्ट्रा वायलेट लाइट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट अल्ट्रा वायलेट लाइट के रिगार्डिंग सही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये तो ठीक स्टेटमेंट है, हाँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है। नेक्स्ट है इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। अब लाइट है, लाइट को वैक्यूम की ज़रूरत नहीं, मतलब जो लाइट होती है उसको ट्रैवल करने के लिए ना पार्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ये ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम से। तीसरा है इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये हो गया गलत। और फोर्थ है कि इट्स वेव लेंथ इज शॉर्टर और स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो जो नॉट करेक्ट है वो कौन सी है अपनी स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट है। इसको अब समझो, देखो ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग था, यूवी लाइट के रिगार्डिंग था। तो जब भी हम यूवी लाइट के बारे में बात करते हैं तो यूवी लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10 से लेकर 400 नैनोमीटर। ठीक है, ये बहुत छोटी होती है, वेवलेंथ जो होती है इसकी काफ़ी छोटी होती है विजिबल लाइट के कंपैरिजन में, लेकिन एक्सरे के मुकाबले ये काफ़ी बड़ी होती है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जो सनलाइट में प्रेजेंट होती है, और टोटल सनलाइट का 10% कौन कंट्रीब्यूट करता है, यूवी लाइट ही कंट्रीब्यूट करता है, और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। अब देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक जिक्र हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफर वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ इस तरीके की वेव हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे कि साउंड वेव्स होगी, म्यूज़िक वेव्स होगी, इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो हम बात कर रहे हैं लाइट के बारे में, तो वो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी, और ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि ये जो यूवी लाइट है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर तो क्या आती है, साउंड वेव्स आती है और अल्ट्रासाउंड वेव्स आती है, जबकि हमारी यूवी लाइट किसके अंदर आ रही है, वो आ रही है ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर। यूवी लाइट के साथ साथ यहाँ पे रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज जिसको IR वेव्स बोला जाता है, विजिबल लाइट, एक्स रेज, गामा रेज, ये भी हमें देखने को मिलती है। आज हम यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।